हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो एमसीक्यूज ऑफ सीसीएसटी, डीएचए, प्रोमेट्रिक, एचएएडी, एमओएच एंड बोनेट के ऊपर है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनते हैं। इतना आसान नहीं है इन एमसीक्यूज़ को आपके पास लाना। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं एक पर्टिकुलर साइट से और जो लोग इनका एग्जाम दे चुके हैं उनसे लिए हुए हैं, बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% अपने इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो लोग सीरियस हैं और इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आफ्टर 15 डेज़ के बाद मैं उनके लिए तैयारी करा रही हूँ। तो उनके लिए एक सीरीज़ चलेगी, तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और पिंग कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लेकिन वो जो सीरीज़ चलेगी वो फ्री नहीं है, पेड सीरीज़ है, ठीक है। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स। उससे क्या बोलेंगे? जनरली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन टेंडेंसी हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? हाइपोक्सीमिया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती हैं, वो बॉडी में कम हो रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? जब रेड ब्लड सेल्स कम हो रही हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो रही है, तो दैट सिचुएशन क्या कहलाएगी? एनीमिया। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी कनेक्ट विद द डिलीवर यूरिन डायरेक्टली टू द यूरेटर। किडनी का कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूरेटर से डायरेक्टली जुड़ा होता है यूरिन को डिलीवर करने के लिए? तो अगर आप देखेंगे हमारी किडनी का स्ट्रक्चर इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे करके, मेरा डायग्राम बहुत बुरा बनाती हूँ मैं। ये देखिए किडनी हमारी ये हो गई, यहाँ पर क्या होता है? पेल्विस, और यहाँ पर क्या होता है? यूरेटर। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो पेल्विस है वो डायरेक्ट यूरेटर से जुड़ा हुआ है, जो कि डायरेक्टली क्या कर सकता है? यूरिन को डिलीवर करता है। तो पहले का आंसर भी सी एंड सेकंड का आंसर भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच मेडिकेशन वो टेक्नीशियन एक्सपेक्ट, मतलब किस मेडिसिन को टेक्नीशियन एक्सपेक्ट करता है जब वो देखता है द नर्स एडमिनिस्टर टू द पेशेंट, नर्स एडमिनिस्टर करेगी ड्यूरिंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, जब वो देखती है कि पेशेंट का जो लेबोरेटरी रिजल्ट है रिवील ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन। जब नर्स के हाथ में पेशेंट का लैब टेस्ट आता है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस और उसमें वो देखती है कि हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम है, तो टेक्नीशियन क्या सोचेगा कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट ये चला सकती है। तो ये सारे इंजेक्शन दिए हुए हैं, इनका मैं अलग अलग करके नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत कम टाइम होता है मेरे पास, तो मैं शॉर्ट टाइम में ही आपको बताती हूँ। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस अगर ब्लड कम होता है तो हम पेशेंट को इरिथ्रोपोइटिन देते हैं। लेकिन ये इरिथ्रोपोइटिन आपने मानिए 4-5 दे दिए, मानिए या 6-7 भी दे दिए, लेकिन पेशेंट का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार आयरन स्टडी ज़रूर कराएं उस पेशेंट की, क्योंकि अगर बॉडी में आयरन कम होगा तो आप कितने भी बाहर से इंजेक्शन दे लीजिए खून बढ़ाने वाले, उसका हीमोग्लोबिन इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ रीनल फेलियर। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई, इन मेल में मोस्ट लाइकली ऐसा कौन सा कॉज है जिसकी वजह से रीनल फेलियर होता है? तो इसका जो आंसर होगा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ये बेनाइन क्या है? एक तरह का कैंसर है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि पेनिस के पास होती है मेल में। तो जनरली क्या होता है कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है मेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच प्रैक्टिस हेल्प टू बिल्ड ए पेशेंट इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम हेपेटाइटिस बी पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? अगर आप देख रहे हैं कि किसी पेशेंट के इम्यूनिटी क्या हो गई है? वीक हो रही है और उसको हेपेटाइटिस बी भी है, तो आप देख रहे हैं कि डे बाय डे उसकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस को हम फॉलो करें जिससे कि हम हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने स्पेशली मेंटेन कर सकते हैं? तो वो प्रोसीजर क्या कहलाता है हमारा? वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन आते हैं इंजेक्सेरा के नाम से। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम होता है इन इंजेक्शंस को देने का, अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम पर पेशेंट को, हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन देते हैं तो हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट की हम इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ यूरेमिया।
इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें से क्या हो जाए यूरेमिया, जो कि बहुत कम मतलब यूरेमिया के लिए मतलब जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हो जाए तो बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि भाई इस प्रॉब्लम की वजह से किसी पेशेंट की किडनी वगैरह ख़राब हो गई या उसे यूरेमिया हो गया। तो हाँ, एनीमिया की वजह से किडनी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, इचिंग की वजह से भी पड़ता है क्योंकि फॉस्फोरस वगैरह इंक्रीज़ होता है, स्वेलिंग हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, रीनल प्रॉब्लम की वजह से। तो ये तीनों जो कंडीशन है इनमें ये दर्शाती है कि हाँ, इन तीनों कंडीशन की वजह से किडनी फेल होती हैं और मोस्टली ये सारे कॉज देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से किडनी डैमेज होती हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। तो 5 का सी एंड 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फेलियर टू एक्सक्रीट। व्हाट इज़ द कॉज, क्या है कॉज टू फेलियर टू एक्सक्रीट बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इन पेशेंट विद किडनी फेलियर। अब मेन कॉज क्या है, बीटा 2 टू एक्सक्रीट मीन्स निकलना बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन का किडनी फेलियर पेशेंट में, ठीक है, निकलने का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एमाइलोडियोसिस। अगर किसी पेशेंट को एमाइलोडियोसिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है ये क्या हो जाए, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट आस्क द डायलिसिस टेक्नीशियन। एक पेशेंट पूछता है डायलिसिस टेक्नीशियन से, वाई एम आई गेटिंग विटामिन डी थेरेपी, मैं विटामिन डी थेरेपी क्यों ले रहा हूँ, विच ऑफ द दीज रेस्पॉन्स वुड बी एक्यूरेट। तो टेक्नीशियन का इनमें से कौन सा ऐसा रेस्पॉन्स होगा जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो आप सभी लोग जानते हो, देखिए मैं ज़्यादा इन क्वेश्चंस को ऑपरेशन में नहीं ला रही हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ विटामिन डी जो है इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा या रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगी। मेन आप देखेंगे कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, ये किसके लिए काम आते हैं, बोन्स के लिए। तो एक्यूरेट जो आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स। आप पेशेंट को बताएंगे कि विटामिन डी हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम आपको विटामिन डी थेरेपी पे ले रहे हैं, आपकी विटामिन डी थेरेपी चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वाई फर्टिन टेस्ट ऑफ ब्लड परफॉर्म्ड इन हीमोडायलिसिस यूनिट ऑफ हीमोडायलिसिस पेशेंट। हम हीमोडायलिसिस यूनिट में फेरेटिन टेस्ट क्यों कराते हैं हीमोडायलिसिस पेशेंट का, जब उसकी डायलिसिस चल रही होती है या नॉर्मल भी उसको बोलते हैं कि तुम करा लो। तो देखिए फेरेटिन टेस्ट जो होता है वो आयरन स्टडी के लिए होता है। तो फेरेटिन टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं आयरन स्टोर को पेशेंट की बॉडी में, इसलिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द ऑब्जर्व साइन ऑफ पेशेंट। क्या ऑब्जर्व साइन होगा पेशेंट का, जिसे आप देख रहे हैं उसको डायबिटीज़ मेलिटस हो चुकी है। तो ऑब्जर्व साइन में डायबिटीज़ में कभी भी फीवर, चिल्स नहीं होता, थर्स्ट एंड वेट गेन के भी चांसेस कम रहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये हार्ट की प्रॉब्लम से ज़्यादा रिलेटेड है। तो मोस्टली जो इसके चांसेस हैं, आंसर जो होगा ऑब्जर्व साइन जो है वो क्या होगा, एंजाइटी। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को एंजाइटी और कन्फ्यूज़न हो जाता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following phosphate binder would best control of hyperphosphatemia with fewer side effect in patient with end stage of kidney disease। ऐसी कौन सी फॉस्फेट बाइंडर है जो कि पेशेंट को हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा है, मतलब फॉस्फोरस उसकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, और अगर हम उस फॉस्फेट बाइंडर को दे रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट पेशेंट की बॉडी में कम देखने को मिलते हैं। तो वो जो फॉस्फेट बाइंडर है इसका नाम है लैंथेनम कार्बोनेट। ये जो फॉस्फेट बाइंडर है इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन द डायलिसिस मशीन अलार्म गोज़ इनटू बाईपास। क्या होगा जब डायलिसिस के जो मशीन के अलार्म हैं वो क्या हो जाएं, बाईपास पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वो क्या कह रहा है, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज आफ्टर द डायलाइजर। हो सकता है कि आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए डायलाइजर में, ऐसा भी नहीं होता है। हेपेरिन नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड हो तब ये मशीन बाईपास पे चली जाए, ऐसा भी नहीं देखने को मिलता।
डायलिसिस स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द डायलाइजर। देखो, या फिर एक क्या बोला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डज नॉट अकर। तो इसमें अगर मैं आंसर देखूं तो सी और डी दोनों ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? लेकिन सी के लिए मैं डी के लिए बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्यूरेट है। क्यों? बाईपास पे जब भी मशीन जाएगी तो हाँ, बिल्कुल चांस है कि उस पेशेंट की डायलिसिस नहीं हो रही है। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट की डायलिसिस चल रहा है, हीमोडायलिसिस चल रहा है और मशीन बाईपास पे चली गई, डायलिसिस मोड से ना होकर बाईपास पे चली गई, तो इसका मतलब उस पेशेंट की डायलिसिस नहीं हो रही है। डायलिसिस में क्या होता है, पानी भी निकलता है और जो वेस्ट मटेरियल है ये भी जा रहा है। लेकिन अगर बाईपास पे चली जाती है मशीन तो वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होते, लेकिन पानी ज़रूर थोड़ा बहुत निकलेगा। ठीक है, पूरा ना निकले लेकिन थोड़ा बहुत पानी ज़रूर निकलेगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डज नॉट अकर, हाँ ये बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो रहता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँ पानी निकलेगा थोड़ा बहुत, ये रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस। लेकिन जो इसका राइट आंसर बनता है वो क्या होगा, डायलिसिस स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द डायलाइजर। डायलिसिस जो है स्टॉप हो जाएगा डायलाइजर में आने से। तो इसका राइट आंसर जो लगेगा वो क्या होगा, सी। मैं डी भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। What statement is true about विटामिन इन डायलिसिस पेशेंट एक्सेप्ट? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा विटामिन से रिलेटेड डायलिसिस पेशेंट में? ठीक है, डायलिसिस पेशेंट में कौन सा जो स्टेटमेंट है, अगर डायलिसिस हो रही है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? नंबर 1 क्या दे रहा है ये कि विटामिन डी शुड बी गिवन मोस्ट डायलिसिस पेशेंट। हाँ, विटामिन डी जो है मोस्टली डायलिसिस पेशेंट को दी जाती हैं। क्या डायलिसिस के समय? नहीं। मेगाडोज फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन शुड नॉट बी गिवन। हम डायलिसिस के समय मेगाडोज फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो नहीं दे सकते। सप्लीमेंट बी कॉम्प्लेक्स विटामिन शुड बी गिवन। हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट दे सकते हैं, शुड बी देंगे उसको। या फिर एक डी आंसर है, डायलिसिस डज नॉट रिमूव वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या डायलिसिस जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन को रिमूव नहीं करता? तो हाँ, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस जो रहती है या डायलिसिस में, डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो रिमूव नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, What is the situation if care provider must wash their hand? क्या सिचुएशन होगी जो कि केयर प्रोवाइडर है, मतलब जो किसी पेशेंट को केयर दे रहा है, वो अपने हाथ को किससे धो रहा है? साबुन से धो रहा है, सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से धो रहा है बजाय एल्कोहल, मतलब बजाय स्प्रिट के या किसी भी एल्कोहल के यूज़ ना करके कोई भी पेशेंट का केयर जो प्रोवाइडर है, जो उसकी केयर कर रहा है, वो अपने हाथ किससे धो रहा है? साबुन से और पानी से। तो क्या सिचुएशन हो सकती है? तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जो सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा कि अगर व्हेन देयर हैंड्स आर विजुअली सॉइल्ड, अगर किसी पेशेंट के पेशेंट की जो केयर करने वाला पर्सन है, अगर उसके हाथों पे मिट्टी एरा लगी हुई है, ठीक है, विजुअली सॉइल लगी हुई है, तो दैट सिचुएशन में वो जो केयर प्रोवाइडर है वो अपने हाथ किससे धोएगा? वाटर और सोप के थ्रू, ना कि एल्कोहल से। ये यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन, CDC के अकॉर्डिंग एल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन हैंड्स आर विजुअली डर्ट। ये जो हैंड्स जो एल्कोहल से हम हाथ साफ करते हैं, ये तरीका तब बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है जब आप कंटामिनेटेड हो, ऐसा आपके हाथ कंटामिनेटेड हो या किसी सॉइल वगैरह, जैसे आप चल रहे हो और आपने किसी दीवार से हाथ लगा दिया और तब आपने क्या किया, अपने हाथ एल्कोहल से धो लिए। नहीं, ये बिल्कुल भी राइट प्रोसेस नहीं है। अगर आप कहीं पे आपको पता है कि कहीं से आपको डर्ट लग सकती है, आपके हाथ कंटामिनेटेड हो गए या मिट्टी में आपके हाथ लगे हैं, और तब अगर आप अपने हाथ एल्कोहल से धोएंगे तो ये अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। आपको पता है कि ये कंटामिनेटेड प्लेस पे आपके हाथ लगे हैं, तो आपको अपने हाथ किससे धोने हैं? सोप से, साबुन और पानी से धोने हैं। तो ये थे आज के MCQ। आगे के जो MCQs हैं वो मैं नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आऊँगी। अगर आपको मेरे MCQs पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।